नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके पर। मॉक टेस्ट रहेगा दोस्तों आज का 14। और इससे पहले दोस्तों हमने 13 मॉक टेस्ट जो हैं कंप्लीट किए हैं। जिसने नहीं देखे हैं दोस्तों वो प्लेलिस्ट में जाके इनको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और साथ ही साथ दोस्तों आप क्वेश्चन का आंसर करते हुए चलेंगे और बताएंगे दोस्तों कि आज के सेशन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में भागीरथी यानी कि गंगा नदी किस जनपद से होकर बहती है। ऑप्शन देखिए, मैंने आपको बताया था कि गंगा नदी कौन कौन से जनपद से होकर बहती है। देखिए ऑप्शन देखिए, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार या उपरोक्त सभी। तो क्या रहेगा क्वेश्चन में फर्स्ट का राइट आंसर। फर्स्ट का राइट आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी कि ई आपका राइट रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते हुए चलो कि देखिए जो गंगा नदी है वो कौन कौन से जनपद से होकर गुजरती है। तो ये याद रखेंगे कौन कौन से जनपद से होकर बहती है गंगा नदी। तो इसको याद रखेंगे। इसमें आपका उत्तरकाशी हो गया, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, ठीक है, और साथ ही साथ आपका देहरादून, ठीक है, देहरादून। तो इतने जनपदों से होकर गंगा जो है दोस्तों बहती है। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर बात करें गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई कहाँ है, तो ये है आपका उत्तरकाशी में, ठीक है। और सबसे कम लंबाई है गंगा, यानी कि सबसे कम प्रवाहित होती है गंगा देहरादून में, और सबसे ज़्यादा प्रवाहित होती है उत्तरकाशी में, ठीक है। ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में जो गंगा नदी है वो उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार और देहरादून से होकर बहती है, ठीक है। ये पांचों नाम आपने याद रखने हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में गंगा की लंबाई कितनी है। कभी ये भी पूछा जाता है कि उत्तराखंड में जो है गंगा की लंबाई की बात करें, गंगा की लंबाई जो है उत्तराखंड में कितनी है। तो ये याद रखेंगे, उत्तराखंड में गंगा की जो लंबाई है वो है आपका 96 किलोमीटर। कितनी है? 96 किलोमीटर लंबाई है गंगा की उत्तराखंड में। इसको याद रखेंगे। और बाकी दोस्तों आप सभी जानते हैं भागीरथी नदी यानी कि जो गंगा है भागीरथी है, ये कहाँ से निकलती है, तो ये गंगोत्री से निकलती है। उद्गम गंगोत्री से होता है, ठीक है, याद रखेंगे। और देवप्रयाग से देवप्रयाग तक यानी कि गंगोत्री उत्तरकाशी से लेके देवप्रयाग तक इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और देवप्रयाग के बाद इसको जो है गंगा के नाम से जाना जाता है। इसको मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में बताया था। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ई रहेगा, ठीक है। मैंने बता दिया आपको कि कहाँ कहाँ से होकर बहती है गंगा नदी। उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार। और सबसे ज़्यादा गंगा की जो लंबाई है कहाँ है, तो वो है उत्तरकाशी में। और सबसे कम लंबाई जो है वो है देहरादून में, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। उत्तराखंड में स्थित तुनखोला जलप्रपात किस जनपद में स्थित है। तो आपको बताना है दोस्तों तुनखोला जलप्रपात यानी कि तुनखोला वाटरफॉल जो है किस जनपद में स्थित है, ये बताना है। ऑप्शन देखिए, नैनीताल, पिथौरागढ़, देहरादून या फिर टिहरी। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों पिथौरागढ़, ठीक है। तो तुनखोला जलप्रपात किस जनपद में है, तो ये पिथौरागढ़ जनपद में है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये क्वेश्चन भी मैंने कई बार आपको बता रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हिल साइट सेफ्टी कमेटी का गठन कब हुआ। तो कई बार बताया है मैंने आपको कि जो हिल साइट सेफ्टी कमेटी है इसका गठन क्यों किया गया और कब किया गया, ठीक है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका इसमें? 1860, 1867, 77 या फिर 82। तो राइट आंसर क्या रहेगा? हिल साइट सेफ्टी कमेटी का गठन दोस्तों कब हुआ, तो इसका गठन जो है 1867 में हुआ, ठीक है। बी राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है कि जो हिल साइट सेफ्टी कमेटी है इसका गठन क्यों किया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, मैंने आपको बताया है नैनीताल में जो है, ठीक है, नैनीताल में 1867 में क्या हुआ था, प्रथम बार जो है क्या हुआ था, भूस्खलन हुआ था। क्या हुआ था? भू भूस्खलन, ठीक है। कब हुआ था भूस्खलन नैनीताल में? 1867 में, ठीक है। तो इसके कारणों का पता लगाने के लिए हेनरी रैमजे ने दोस्तों इस कमेटी का गठन किया। आपको पूछा जा सकता है कि हिल साइट सेफ्टी कमेटी का गठन जब हुआ उस समय कमिश्नर कौन थे, तो कमिश्नर थे हेनरी रैमजे, ठीक है। रैमजे का नाम याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रखना है हिल साइट सेफ्टी कमेटी का जो गठन है दोस्तों ये 1867 में
ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे ने दोस्तों इसका गठन किया। क्यों किया मैंने बताया आपको, नैनीताल में 1867 में प्रथम बार जो है भूस्खलन हुआ, उसके कारणों का पता लगाने के लिए जो है हेनरी रैमजे ने इसका गठन किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, उत्तराखंड में गौवंश संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? तो आपको बताना है गौवंश संरक्षण अधिनियम जो है उत्तराखंड में कब लाया गया। ऑप्शन देखिए 2002, 2007, 2009 या फिर 2010। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा 2007 में जो है दोस्तों गौवंश संरक्षण अधिनियम उत्तराखंड में लाया गया। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड मैंने आपको सारे फैक्ट बताए थे डिटेल क्लास में, आप जरूर जो है डिटेल क्लास देखें। चलिए उसके बाद देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उत्तराखंड में महिला डेयरी विकास परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो आपको बताना है उत्तराखंड में महिला डेयरी विकास परियोजना की शुरुआत जो है कब से हुई। ऑप्शन देखिए 2000, 2001, 2002, 2003 या फिर 2003-4 या फिर 5-6। तो कब हुआ दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई महिला डेयरी विकास परियोजना की? तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका 2001 में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई महिला डेयरी विकास परियोजना की। ठीक है, ईयर याद रखेंगे 2001 में इसकी शुरुआत हुई। और साथ ही साथ दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था, इस परियोजना को शुरू करने का क्या उद्देश्य था? दोस्तों उद्देश्य था महिलाओं को विकास की मुख्य धारा, ठीक है, विकास की मुख्य धारा से जोड़ने तथा उन्हें सामाजिक व आर्थिक रूप से आगे लाने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई 2001 में। ठीक, इसी परियोजना के तहत दोस्तों याद रखेंगे महिला डेयरी विकास परियोजना के तहत जो है ग्राम स्तर पर, ठीक है, ग्राम स्तर पर क्या किया गया, ग्राम स्तर पर जो है महिला दुग्ध समितियों का गठन किया गया। यानी कि ग्राम स्तर पर महिला दुग्ध समितियों का गठन किया गया। ठीक है, समितियों का गठन किया गया। तो याद रखेंगे दोस्तों महिला डेयरी विकास परियोजना की शुरुआत जो है 2001 में इसकी शुरुआत हुई और इसका उद्देश्य था दोस्तों महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना और उन्हें सामाजिक व आर्थिक रूप से आगे लाने के लिए जो है इसकी जो है दोस्तों शुरुआत की गई। और इसी परियोजना के तहत दोस्तों मैंने आपको बताया ग्राम स्तर पर जो है महिला दुग्ध समितियों का गठन किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए उत्तराखंड राज्य में सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला जनपद बताना है। ठीक है, यानी कि किस जनपद में सबसे कम, यानी कि कौन सा जनपद जो है सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला जनपद है। ऑप्शन देखिए चंपावत, बागेश्वर, चमोली, उधम सिंह नगर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 6 का राइट आंसर रहेगा चमोली। तो सी राइट रहेगा, याद रखेंगे उत्तराखंड में सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला जनपद कौन सा है? चमोली है। और याद रखेंगे अगर आपको पूछा जाता है सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला, ठीक है, तो सर्वाधिक जो है सिंचित क्षेत्र वाला जनपद कौन सा है अगर आपको पूछा जाता है, तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जनपद है आपका उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर याद रखेंगे, ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे। सबसे जो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जनपद है वो उधम सिंह नगर है और सबसे कम जो सिंचित क्षेत्र वाला जनपद है वो है आपका चमोली। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये क्वेश्चन कई बार मैंने आपको बताया है, उत्तराखंड में बुग्याल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए 2 अक्टूबर, 2 सितंबर, 2 अगस्त या फिर 2 जुलाई। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का? बुग्याल संरक्षण दिवस मैंने आपको कई बार बता रखा है। बुग्याल संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है? हर साल दोस्तों इसको 2 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो याद रखेंगे बुग्याल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है दोस्तों प्रत्येक वर्ष 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, याद रखेंगे। तो 2 सितंबर को मनाया जाता है बुग्याल संरक्षण दिवस। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में कौन सा जनपद
आंतरिक जनपद के अंतर्गत आता है। तो मैंने आपको आंतरिक जनपद या आंतरिक जिले बताए थे, तो यहाँ पर आपको बताना है आंतरिक जनपद या आंतरिक जिले के अंतर्गत आता है। कौन सा आता है? देखिए, देहरादून, पौड़ी, टिहरी या नैनीताल। तो राइट आंसर क्या रहेगा? तो आप सभी जानते हैं 8 का राइट आंसर रहेगा टिहरी। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, बात करें आंतरिक जनपद या आंतरिक जिलों की, तो उत्तराखंड में आंतरिक जिले कितने हैं? आंतरिक जिले हैं 4। ठीक है, आंतरिक जनपद या आंतरिक जिले कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं 4? आपको याद रखना है। पहला है आपका रुद्रप्रयाग। ठीक है, पहला है आपका रुद्रप्रयाग, दूसरा आपका टिहरी, तीसरा अल्मोड़ा, ठीक है अल्मोड़ा, और चौथा आपका बागेश्वर। ठीक है, तो ये 4 जो हैं दोस्तों आंतरिक जनपद हैं, आंतरिक जिले हैं उत्तराखंड में, इनको याद रखेंगे। 2 जो हैं रुद्रप्रयाग और टिहरी, ये आपके गढ़वाल के, और 2 आपके जो हैं कुमाऊं मंडल के। ठीक है, तो याद रखेंगे जो आंतरिक जिले हैं, गढ़वाल के 2 हैं आंतरिक जिले, कौन कौन से हैं? रुद्रप्रयाग और टिहरी हैं। और कुमाऊं के आंतरिक जिले कौन से हैं? अल्मोड़ा और बागेश्वर। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 4 जो है आंतरिक जिले हो गए। ठीक है, आपको वैसे भी पूछा जा सकता है, देखिए आपको पूछा जा सकता है गढ़वाल के आंतरिक जिलों के नाम पूछे जा सकते हैं, कुमाऊं के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए चारों आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। तो आपको बताना है उत्तराखंड का कौन सा जिला है जिसका जो है जनघनत्व सर्वाधिक है। ऑप्शन देखिए, अल्मोड़ा, हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का? तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है आपका हरिद्वार। तो आप सभी जानते हैं बी राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, बात करें दोस्तों जनघनत्व की, तो जनघनत्व किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था जनघनत्व जो दोस्तों 1 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, 1 वर्ग 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? जनघनत्व कहते हैं। ठीक है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जनघनत्व कहते हैं। तो उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है? तो उत्तराखंड का जनघनत्व है 189। ठीक है, तो 189 का मतलब है कि 1 वर्ग किलोमीटर, यानी कि उत्तराखंड में 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं? 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है 189 लोग रहते हैं। तो ये क्या हो गया? उत्तराखंड का जनघनत्व हो गया, यानी कि जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन था आपका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? तो ये हरिद्वार का है। ठीक है, तो हरिद्वार का जनघनत्व कितना है ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो हरिद्वार का जनघनत्व है 801। ठीक है, 801, यानी कि 801 जो है हरिद्वार का जनघनत्व है। कहने का मतलब यह है कि हरिद्वार में 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं? 801 लोग निवास करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जनपद है वो हरिद्वार है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और सबसे कम जनघनत्व कहाँ का है? तो सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है आपका? सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है आपका उत्तरकाशी। ठीक है, याद रखेंगे उत्तरकाशी का जनघनत्व कितना है? तो उत्तरकाशी का जनघनत्व है 41। ठीक है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 1 वर्ग, ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है उत्तरकाशी में कितने लोग निवास करते हैं? 41 करते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है उत्तरकाशी, और सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जिला है आपका आपका हरिद्वार। ठीक है, ये दोनों चीज याद रखेंगे। मैंने आपको जनपदवार जनघनत्व बताया था। ठीक है, तो उसको भी आप जरूर याद रखें, जनपदवार, यानी कि हर जिले का जो जनसंख्या घनत्व है उसको आप जरूर याद रखें। सबसे ज्यादा हरिद्वार का, सबसे कम उत्तरकाशी का। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों हरिद्वार का मैंने बताया आपका, हरिद्वार का जनघनत्व कितना है? 801 है। और उत्तरकाशी का कितना है? उत्तरकाशी का आपका 41 है। ठीक है, 41। तो ये ऐसी ही और जिलों के आपने याद रखना है जनसंख्या घनत्व। जैसे आपका उधम सिंह नगर हो गया, उधम सिंह नगर का कितना है? उधम सिंह नगर का 649 है। ठीक है, और साथ ही साथ देहरादून का कितना है? देहरादून का है 549। ठीक है, साथ ही साथ नैनीताल का कितना है आपको पूछा जा सकता है। नैनीताल का है 225 जो है नैनीताल का जनसंख्या घनत्व है।
उसी प्रकार अल्मोड़े का 198 है जनसंख्या घनत्व। तो ये सारे आपको याद रखने हैं दोस्तों, कोई भी आपको पूछा जा सकता है। आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी नाम जो है इसका प्रयोग जो है कब हुआ और किसने किया? तो मैंने आपको बताया था। तो 10 का राइट आंसर क्या रहेगा? कार्तिकेयपुर राजवंश, या जिसे हम कत्यूरी राजवंश के नाम से भी जानते हैं। तो कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी नाम जो है इसका प्रयोग कब हुआ? ऑप्शन देखिए 1880, 84, 88 या फिर 92। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा 1884। बी राइट रहेगा। याद रखेंगे, कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी नाम का प्रयोग कब हुआ? 1884 में इसका जो है दोस्तों प्रथम बार प्रयोग हुआ। ठीक है, अब प्रयोग किसने किया? तो ये आप याद रखेंगे, प्रयोग किसने किया? प्रयोग किया एटकिंसन ने। ठीक है, याद रखेंगे। तो ठीक है, यानी कि कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी नाम का प्रयोग जो है किसने किया? एटकिंसन ने किया। ठीक है, एटकिंसन। तो याद रखेंगे एटकिंसन ने जो है सबसे पहले किस में इसका प्रयोग किया? तो याद रखेंगे कत्यूरी नाम का प्रयोग उन्होंने जो है किस में किया? हिमालयन गजेटियर्स में। ठीक है, किस में किया? हिमालयन गजेटियर्स। ठीक है, हिमालयन गजेटियर्स में इसका प्रयोग जो है एटकिंसन ने किया, कत्यूरी नाम का प्रयोग सबसे पहले 1884 में। ठीक है, याद रखेंगे इसको। साथ ही साथ दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। ठीक है, कत्यूरी राजवंश यानी कि कार्तिकेयपुर राजवंश जो है दोस्तों, पहले इसकी राजधानी कहाँ थी? तो पहले इसकी राजधानी थी जोशीमठ। ठीक है, जोशीमठ यानी कि चमोली में इसकी पहले राजधानी थी कार्तिकेयपुर राजवंश की। बाद में दोस्तों फिर इसकी राजधानी कहाँ होगी? बाद में इसकी राजधानी फिर जो है बैजनाथ बागेश्वर बनी। ठीक है, बैजनाथ बागेश्वर। तो मैंने सारे फैक्ट इसमें बताए थे आपको कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में, अच्छे से मैंने आपको डिटेल में बताया है। कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी? तो राजभाषा थी संस्कृत। मैंने आपको सारे फैक्ट बताए थे, संस्कृत थी। लोक भाषा क्या थी? लोक भाषा थी पाली। ठीक है, पाली लोक भाषा थी। साथ ही साथ लिपि कौन सी थी? लिपि थी कुटिला लिपि। ठीक है, कुटिला लिपि। तो ये सारे फैक्ट मैंने आपको बताए थे। ठीक है, चल उसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए लंगूरगढ़ की संधि कब हुई? क्वेश्चन देखिए, कई बार मैंने आपको बताया है। ऑप्शन देखिए 1790, 92, 94 या फिर 96। तो लंगूरगढ़ की संधि कब हुई थी? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, लंगूरगढ़ की संधि कब हुई थी? ये हुई थी 1792 में, यानी कि बी आपका राइट रहेगा। और बात करें लंगूरगढ़ की संधि की बात, तो लंगूरगढ़ की संधि किसके बीच हुई थी ये पूछा जा सकता है आपको। ये तो क्लियर हो गया ना, लंगूरगढ़ की संधि कब हुई थी? तो ये संधि हुई थी 1792 में। ठीक है, किसके बीच हुई थी अगर ये पूछा जाता है तो याद रखेंगे गोरखाओं और, मैंने ये बताया था आपको, गोरखाओं और किसके बीच हुई थी? गोरखाओं और प्रद्युम्न शाह के बीच हुई थी। ठीक है, प्रद्युम्न शाह। तो याद रखेंगे दोस्तों गोरखाओं और प्रद्युम्न शाह के बीच जो है ये लंगूरगढ़ की संधि हुई थी, जिसके तहत दोस्तों गोरखाओं पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। ठीक है, यानी कि गोरखाओं पर कितने हजार का जुर्माना लगाया गया था? 25,000 का जो है जुर्माना लगाया गया था इस संधि के तहत। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, टिहरी रियासत के किस राजा को बोलांदा बदरीस के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। तो देखिए टिहरी रियासत के किस राजा को बोलांदा बदरीस के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह या कीर्ति शाह। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 12 का राइट आंसर रहेगा आपका सुदर्शन शाह। ठीक है, सुदर्शन शाह को बोलांदा बदरीस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्यों जाना जाता है बोलांदा बदरीस के नाम से? तो याद रखेंगे दोस्तों बद्री भगवान पर अपार श्रद्धा के कारण। ठीक है, यानी कि सुदर्शन शाह की जो है दोस्तों बद्री भगवान पर अपार श्रद्धा थी। ठीक है, बद्री भगवान पर जो है अपार श्रद्धा थी सुदर्शन शाह की, इसीलिए सुदर्शन शाह को बोलांदा बदरीस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात करें दोस्तों टिहरी रियासत की, तो मैंने आपको बताया था टिहरी रियासत में कुल कितने राजा हुए?
तो कुल जो है दोस्तों टिहरी रियासत में 6 राजा हुए। ठीक है, तो इसमें से आपका पहला सुदर्शन शाह, दूसरा नाम आता है भवानी शाह, तीसरा नाम आता है प्रताप शाह, चौथा नाम आता है कीर्ति शाह। 4 तो यहीं पर हो गए। ठीक है, पांचवा नाम याद रखेंगे, पांचवा नाम नरेंद्र शाह। ठीक है, नरेंद्र शाह। और छठा नाम आता है दोस्तों किसका? मानवेंद्र शाह का। ठीक है, किसका आता है? मानवेंद्र शाह। ठीक है, तो ये 6 जो है राजा हुए दोस्तों टिहरी रियासत में, मैंने आपको बताया था डिटेल में। ठीक है, इन 6 राजाओं के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया है, आप जरूर देखें। उसके बाद देखिए दोस्तों, बात करें सुदर्शन शाह की, तो सुदर्शन शाह आप सभी जानते हैं, सुदर्शन शाह का जो समय काल रहा वो क्या रहा? 1815 से लेके 1859 तक जो है शासनकाल रहा दोस्तों सुदर्शन शाह का। और ये टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे। टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे, मैंने अभी बताया। दूसरे नंबर में भवानी शाह, तीसरे नंबर में प्रताप शाह, चौथे नंबर में कीर्ति शाह, पांचवें नंबर में नरेंद्र शाह और छठे नंबर में मानवेंद्र शाह। इनको आप ऐसे ही याद रखें। ठीक है, और बात करें सुदर्शन शाह की दोस्तों, मैंने आपको बताया इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा। प्रथम राजा थे ये टिहरी रियासत के। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने सभासार ग्रंथ की रचना भी की थी, मैंने आपको बताया सभासार ग्रंथ की रचना की 7 खंडों में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्लियर है? तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, नैनीताल में स्थित देश का पहला मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कब हुई? तो आपको सभी जानते हैं दोस्तों, नैनीताल में है आपका मेथोडिस्ट चर्च। ये देश का यानी कि हमारे देश का पहला चर्च है। ठीक है, कहाँ स्थित है? ये है नैनीताल में। तो नैनीताल में स्थित देश का पहला मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कब हुई? ऑप्शन देखिए 1852, 1858, 1864 या फिर 1869। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का? 13 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 1858। तो 20 का राइट रहेगा दोस्तों। याद रखेंगे मेथोडिस्ट चर्च कहाँ है? तो याद रखेंगे नैनीताल में है। स्थापना कब हुई? 1859 में इसकी स्थापना हुई। और यह जो है देश का पहला, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, देश का पहला चर्च कौन सा है? तो वो है आपका मेथोडिस्ट चर्च। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है कि जो मेथोडिस्ट चर्च है नैनीताल में, इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना दोस्तों पादरी विलियम बटलर ने की। नाम याद रखेंगे, पादरी विलियम बटलर। ठीक है, तो नाम याद रखिए पादरी विलियम बटलर का। तो दोस्तों इनने जो है 1858 ईस्वी में मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की नैनीताल में। और उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे दोस्तों 1858 में कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो आप सभी जानते हैं कौन थे? हेनरी रैमजे थे। ठीक है, कौन थे? हेनरी रैमजे। तो हेनरी रैमजे का शासनकाल आपको पता है कब से कब तक है? तो मैंने अभी बताया 1856 से लेके 1884 तक जो है शासनकाल रहा किसका? हेनरी रैमजे का। तो याद रखेंगे मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना जो है कब हुई? 1858 में इसकी स्थापना हुई नैनीताल में। यह देश का पहला मेथोडिस्ट चर्च है। और साथ ही साथ इसकी स्थापना किसने की? पादरी विलियम बटलर ने की। ठीक है, सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 है, असहयोग आंदोलन के समय जो है ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ 1920 में। ठीक है, तो 1920 में जब असहयोग आंदोलन हुआ तो उस समय ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? ऑप्शन देखिए, एनसी स्टिप, पी विंडम, एल गोयन या फिर ए डब्ल्यू इवेटसन। तो राइट आंसर क्या रहेगा 14 का? 14 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों पी विंडम। ठीक है, नाम याद रखेंगे, ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर पी विंडम जो है दोस्तों ये असहयोग आंदोलन के समय कमिश्नर थे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है पी विंडम का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1914 से लेके इनका कार्यकाल रहा 1914 से लेके 1924 तक। ठीक है, ये इनका शासनकाल रहा दोस्तों पी विंडम का, याद रखेंगे। और क्या क्या घटनाएं हुई इनके कार्यकाल में ये आपको याद रखना है। जैसे असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो पी विंडम थे। साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है कुली बेगार प्रथा का जब अंत हुआ उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो याद रखेंगे कुली बेगार प्रथा कब अंत हुआ? 1921 में, यानी कि 1921 में
कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो पी विंडम थे। ठीक है, साथ ही साथ याद रखना है कुमाऊं परिषद की स्थापना। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई। तो उस समय दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो पी विंडम थे। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, और ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आज का। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, हैप्पी क्लब की स्थापना जो है कब हुई? तो आपको बताना है हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई और हैप्पी क्लब कहाँ है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा 15 का राइट आंसर? तो आप सभी जानते हैं 1903 में जो है हैप्पी क्लब की स्थापना हुई। तो हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में कहाँ हुई? तो ये हुई दोस्तों अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, कहाँ हुई? अल्मोड़ा में जो है दोस्तों हैप्पी क्लब की स्थापना हुई। ठीक है, किसके प्रयासों से दोस्तों हैप्पी क्लब की स्थापना हुई? याद रखेंगे गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत और दूसरा नाम आपका हरगोविंद पंत। हरगोविंद पंत। तो इन दो का नाम याद रखेंगे, गोविंद वल्लभ पंत और हरगोविंद पंत के प्रयासों से हैप्पी क्लब की स्थापना हुई 1903 ईस्वी में। कहाँ हुई? अल्मोड़ा में। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है कि हैप्पी क्लब की स्थापना जो है 1903 ईस्वी में क्यों हुई दोस्तों, क्या उद्देश्य था इसका। ठीक है, बात करें उद्देश्य की, तो क्या उद्देश्य था हैप्पी क्लब की स्थापना का? तो याद रखेंगे नवयुवकों में राजनीतिक चेतना का संचार करना था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो नवयुवक हैं, ठीक है, नवयुवकों को, ठीक है, नवयुवकों में जो है राजनीतिक चेतना, ठीक है, राजनीतिक चेतना का संचार करना था। राजनीतिक चेतना का संचार, ठीक है, चेतना का संचार करना था। ठीक है, याद रखेंगे। तो तीनों फैक्ट याद रखेंगे। हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई? 1903 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। कहाँ हुई? अल्मोड़ा में हुई। किसके प्रयासों से हुई? गोविंद वल्लभ पंत और हरगोविंद पंत के प्रयासों से हुई। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? नवयुवकों में राजनीतिक चेतना का संचार करना। ठीक है, तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चन हमने देखे आज के सेशन में। तो दोस्तों कैसे लगे आज के सेशन में आपको क्वेश्चन, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और साथ ही साथ दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन सही किए आज के सेशन में, ये भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।